नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक बार फिर से आईपीसी सेक्शन की ट्रिक लेकर उपस्थित हो चुका हूं। पिछली वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो आप लोगों ने डिमांड किया था कि अगली वीडियो आईपीसी की जल्द से जल्द आनी चाहिए। तो वो वीडियो भी आ चुकी है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। हाँ, आप लोग एक कमी ज़रूर छोड़ देते हो कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी धारा 20 तक, तो अब हमारे सामने अगला पॉइंट है धारा 21, जिसमें वर्णन है लोक सेवक के परिभाषा की। तो याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर लोक सेवक यानी लोगों की सेवा करने वाला। तो अगर कोई भी व्यक्ति है जो कि आम आदमी की सेवा करेगा, लोगों की सेवा करेगा, तो जाहिर सी बात है जो उसका स्थान है लोगों की नज़र में एक ईश जैसा होगा, एक भगवान जैसा होगा, है ना। क्यों? क्योंकि लोगों की सेवा कर रहा है, इसलिए उसका स्थान एक ईश जैसा है। तो एक ईश फॉर 21। तो याद रखिएगा धारा 21 में किस चीज़ का वर्णन है? लोक सेवक की परिभाषा का। साथ ही साथ एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन लोक सेवक होते हैं और कौन लोक सेवक नहीं होते हैं। तो कुछ पॉइंट वो भी हैं, तो उनको भी आप नोट कर लीजिए। जैसे कि जो सेना के आयुक्त ऑफिसर होते हैं वो लोक सेवक होते हैं। साथ ही साथ न्यायाधीश, निर्वाचन संबंधी अधिकारी या फिर लोक स्वास्थ्य, लोक क्षेत्र या लोक सुविधा से जुड़े हुए अधिकारी और होमगार्ड, ये सब लोक सेवक होते हैं। होमगार्ड के बारे में एक वाद था जो कि रमेश बालाकृष्णन वर्सेस महाराष्ट्र सरकार के संबंध में था, जिसमें बोला गया था कि होमगार्ड जो है वो लोक सेवक होते हैं। साथ ही साथ होमगार्ड से संबंधित जो सबसे लास्ट में एक वाद हुआ था जो कि सबसे ज़्यादा परमेश्वल रहा था, तो वो था आपका बिपिन वर्सेस केरल सरकार। ये सबसे ज़्यादा मान्य था। ये भी होमगार्ड के बारे में था, तो बताया गया था कि होमगार्ड जो होते हैं वो लोक सेवक होते हैं। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विधायक लोक सेवक होते हैं कि नहीं, तो विधायक लोक सेवक नहीं होते हैं। इसके संबंध में एक वाद था RS नायक वर्सेस AR अंतुले। ठीक है। तो इस वाद में कहा गया था कोर्ट द्वारा कि विधायक जो हैं वो लोक सेवक इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वह राजकोष से वेतन प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा कि विधायक लोक सेवक नहीं होते हैं। अच्छा, तो सांसद लोक सेवक होते हैं कि नहीं? तो सांसद लोक सेवक होते हैं। सांसद यानी मुख्यमंत्री, मंत्री, ये सब क्या होते हैं? लोक सेवक होते हैं। ऐसा बोला गया था M करुणानिधि के मामले में कि ये लोक सेवक माने जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाता है कि कोतवाल हो गए, पुलिस हो गए, सरकारी डॉक्टर हो गए या फिर अध्यापक हो गए, वित्त इकट्ठा करने वाले कर्मचारी हो गए, तो ये लोक सेवक होते हैं कि नहीं? तो ये लोक सेवक होते हैं। साथ ही साथ सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी लोक सेवक होते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि नगर पालिका पार्षद, ग्राम प्रधान यानी सरपंच की बात होती है, या फिर जिला पंचायत सदस्य जो होते हैं, ये लोक सेवक नहीं होते हैं। ये बोला गया था रमेश बालाकृष्णन वर्सेस महाराष्ट्र सरकार के वाद में। ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। साथ ही साथ एक पॉइंट और याद रखिएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी केस में न्यायालय की मदद करता है ना, तो फिर वह लोक सेवक माना जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आपके सामने ऑप्शन दे दिया जाएगा कि निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है। तो ऑप्शन में आपके सामने पुलिस होगा, सरकारी डॉक्टर होगा, अध्यापक होगा, और फिर दे दिया जाएगा कि जिला पंचायत का सदस्य। तो सही जवाब क्या होगा कि जिला पंचायत का जो सदस्य वो लोक सेवक नहीं होता है। ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 22 की। तो धारा 22 में वर्णन है जंगम संपत्ति की परिभाषा की। जंगम संपत्ति मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति। चल मतलब जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके, ऐसी संपत्ति के बारे में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए धारा 22 में शब्द आपको मिल जाएगा भैंस। 22 भैंस, आपको पता है जो भैंस होती हैं वो भी एक संपत्ति की तरह ही होती हैं, है ना। लेकिन भैंस जो होती है वो एक प्रकार की जंगम संपत्ति भी है। क्यों? क्योंकि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। तो भैंस से आप याद कर सकते हैं कि भैंस एक प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो याद रखिएगा धारा 22 में किस चीज़ का वर्णन है? जंगम संपत्ति का, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी का। याद रहेगा ना, बहुत ही फनी है, इसलिए आपको ये नहीं भूलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 24 की, जिसमें वर्णन है बेईमानी का। ठीक है। बेईमानी कैसी? जो कि दोषपूर्ण लाभ के लिए की गई हो। ये मैं आपको बता दूं, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो धारा 24 है उसके अंतर्गत किस चीज़ का वर्णन है। तो सही जवाब होगा बेईमानी की परिभाषा का। ठीक है। तो याद करना आसान है, क्योंकि बेईमानी में शब्द लिखा हुआ है बाई और मानी। तो कर लेते हैं बाई माइनिस। ठीक है।
बेईमानी, बाई माइनस। तो बाई में माइनस करना है। बाई जो है आपको पता है कि अगर अल्फ़ाबेट में स्थान देखें तो किस नंबर पे आता है, तो आप बोलेंगे 25 नंबर पे आता है, ठीक है। 26 में जेड आता है। अब माइनस की बात हो रही है कि बाई में माइनस करेंगे, यानी 25 में माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए कोई अंक भी तो चाहिए, जीरो तो माइनस कर नहीं सकते। तो पहला अंक आएगा 1, तो बाई में 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 24, यानी 25 माइनस 1 24। तो आपको याद आ जाएगा कि धारा 24 में किस चीज़ का वर्णन है, बाई माइनस का, यानी बेईमानी का। याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं धारा 25 की। तो धारा 25 में वर्णन है कपट का। कपट मतलब धोखे के साथ जिसमें क्षति हुई हो, ठीक है। तो याद करना आसान है, क्योंकि जो कपट करता है उसको क्या बोलते हैं, कपटी बोलते हैं ना। कपट करने वाला कपटी। तो कपटी में शब्द लिखा हो लास्ट में पट्टी, पट्टी को कर लेते हैं पत्ती। पत्ती से आपको याद आ जाएगा 25, 25, 25। तो याद रखिएगा धारा 25 में किस चीज़ का वर्णन है, कपटी का, कपटी फॉर कपट का, ठीक है। याद रहेगा ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे धारा 29 की, जो कि महत्वपूर्ण है, और इसमें वर्णन है दस्तावेज की परिभाषा की। अच्छा, दस्तावेज क्या होता है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि बैंक चेक या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर सभी सरकारी कागज जो कि किसी भी कार्य से संबंधित हो या फिर किसी भी कार्य में संलग्न किए जा सकें, वो सब क्या बोले जाते हैं, दस्तावेज बोले जाते हैं, ठीक है। तो याद करना आसान है, क्योंकि दस्तावेज में शब्द लिखा हुआ है डस्टा, डस्ट की बात। डस्ट मतलब क्या होता है, धूल, है ना। डस्ट होता है धूल, और धूल क्या होती है, उड़ती है। तो उड़ती फॉर 29, उड़ती 29। तो याद रखिएगा धारा 29 में किस चीज़ का वर्णन है, दस्तावेज का वर्णन है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है धारा 33, जिसमें वर्णन है कार्यलोप का। कार्यलोप का मतलब क्या है कि अगर कोई भी कार्य मान लीजिए किसी की जिम्मेदारी में दे दिया गया, अब वो उस कार्य को वैसा ना करे बल्कि उल्टे तरीके से करे। मतलब ऐसा समझिए कि अगर कोई भी पुलिस है, किसी भी मुजरिम को उसने पकड़ा और अब क्या कर रहा है, मुजरिम के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए हो सकता है वो मुजरिम ना हो, लेकिन उसने अपने शक के हिसाब से पकड़ा, अब उसको लगा पीटने, तो ये गलत है, ये कार्य का लोप माना जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। केवल पकड़ सकता है, पूछताछ कर सकता है, मारपीट नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी पुलिस अधिकारी, ठीक है। तो ये कार्य का लोप होगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति कार्य का लोप करता है तो जाहिर सी बात है उसको डरने की ज़रूरत है। डरेगा मतलब थर थर कांपेगा अगर उसने कार्यलोप किया है। तो थर थर फॉर 33। तो याद रखिएगा धारा 33 यानी 33 में किस चीज़ का वर्णन है, कार्यलोप का वर्णन है। कार्यलोप मतलब जिस तरीके से कार्य करना चाहिए था उसने नहीं किया बल्कि उल्टा काम किया, ठीक है। अब बात करते हैं धारा 34 की। तो धारा 34 में वर्णन है सामान्य आशय का। सामान्य आशय मतलब कॉमन इंटेंशन। जैसे मान लीजिए कोई भी एक दोस्त है, वो अपराध करने जा रहा है, उसी के साथ दूसरा दोस्त भी साथ उसके हो लिया, तो दोनों के कॉमन इंटेंशन हो गए, ठीक है। एक जैसे आशय हो गए, सामान्य आशय हो गए। तो सामान्य आशय से जुड़ा हुआ नॉर्मल जिंदगी में एक परिभाषा मैं आपको देता हूँ, वो है चींटियाँ। आपने देखा होगा जो चींटियाँ होती हैं उनके कॉमन इंटेंशन होते हैं, सामान्य आशय होते हैं। वो एक ही काम करती हैं। जैसे मान लीजिए कहीं भी मतलब कि बिल बनाना है तो वो क्या करती हैं, साथ ही साथ इकट्ठा मिलके वो काम को करती हैं। कहीं भी मान लीजिए शक्कर रखा हुआ है तो सभी एक एक शक्कर ले जाएंगी, एक लाइन से जाएंगी, कॉमन इंटेंशन होता है उनका। तो चींटी से आपको 34 याद आ जाएगा, चींटीस 34। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो चींटी है कॉमन इंटेंशन का एक उदाहरण है। तो धारा 34 में किस चीज़ का वर्णन है, कॉमन इंटेंशन का, यानी सामान्य आशय का, ठीक है। साथ ही साथ आपको दो चीज़ें समझना और ज़रूरी है जो कि धारा 34 से संबंधित वाद हैं। एक वाद था भूप सिंह वर्सेस पंजाब सरकार, जो कि 1977 का है। इसमें बोला गया था कि योजना घटना के दौरान भी बन सकती है। मतलब ज़रूरी नहीं कि पहले से प्रिपेयर होके आए हो दोनों लोग, ठीक है। मतलब जो दोस्त साथ में है वो पहले से प्रिपेयर हो, घटना के दौरान भी योजना अगर बनती है तब भी सामान्य आशय माना जाएगा। एक केस था वारिंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर 1924। इसमें बोला गया था कि आश्रय की पूर्ति के लिए खड़े रहना भी अपराध होता है या फिर कॉमन इंटेंशन होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी दोस्त किसी को पीट रहा है, ठीक है, अंदर, और कोई दूसरा दोस्त जो है वो गेट पे खड़ा हुआ है, क्या कर रहा है कि देख रहा है, और सामने जो है मतलब अंदर आश्रय जो है वो पूरा हो रहा है, मतलब पिटाई तो हो रही है, वो सामने देख रहा है कि कोई भी व्यक्ति आ तो नहीं रहा है, तो उसका भी कॉमन इंटेंशन माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं धारा 40 की, जिसमें वर्णन है अपराध के परिभाषा की। अपराध क्या होता है, तो आप बोलेंगे जो कानून या फिर विधि के संगत ना हो, ठीक है, जो कानून और विधि द्वारा मान्य ना हो वो सब अपराध हैं। तो अपराध से संबंधित 40 याद करना है। तो 40 में एक शब्द लिखा हुआ है फोड़ती। ऐसा समझिए कि किसी का कोई सर फोड़ रहा है या फिर कार का शीशा फोड़ रहा है, कुछ भी फोड़ रहा है, तो एक अपराध ही है। तो अपराध की परिभाषा में क्या आएगा, अगर किसी को तोड़ना फोड़ना है तब भी। तो ऐसे याद रखिएगा कि 40 में किस चीज़ का वर्णन है, अपराध की परिभाषा का वर्णन है, ठीक है। अब बात करते हैं धारा 41 की, जिसमें वर्णन है विशेष विधि का। विशेष विधि मतलब स्पेशल लॉ।
जैसे कि आपको पता है बिजली चोरी से संबंधित बिजली अधिनियम एक अलग लॉ है, ठीक है। ऐसे ही रेलवे अधिनियम भी है, अगर रेलवे में बिना टिकट के आप चढ़ते हो तो उसके लिए भी एक अलग लॉ है। तो ये अलग है, आईपीसी के अनुसार इनको सज़ा नहीं मिलती है। तो इसको याद करने के लिए ऐसा समझिए कि 41 में शब्द लिखा हुआ है एक ताली, एक ताली बजाना। और एक ताली किसके लिए बजती है, कोई अगर विशेष व्यक्ति आए तब। तो विशेष से आपको याद आ जाएगा विशेष विधि। तो याद रखिएगा धारा 41 में किस चीज़ का वर्णन है, विशेष विधि का, यानी विशेष अर्थात स्पेशल लॉ के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं धारा 45 की, जिसमें वर्णन है लाइफ का, यानी जीवन का, जिंदगी का। बहुत ही आसान है याद करना, क्योंकि 45 में 45 शब्द लिखा हुआ है। पिता, पिता और माता ही हमको ज़िंदगी देते हैं, हमको जीवन देते हैं, आपको ये चीज़ पता है। तो पिता फॉर 45, तो याद रखिएगा धारा 45 में किस चीज़ का वर्णन है, जिंदगी के यानी जीवन का। इसके संबंध में एक बात भी कही गई थी एक वाद में, जो था श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब सरकार के बीच में। उसमें बोला गया था कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। मतलब क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति जी रहा है तो जीने का अधिकार तो है, लेकिन मरने का अधिकार उसको नहीं है, क्योंकि उसके साथ और लोगों की ज़िंदगी भी जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 46 की, जिसमें वर्णन है मृत्यु का, ठीक है। मृत्यु की बात की गई है, मृत्यु की परिभाषा की बात की गई है। तो मृत्यु से संबंधित आपने सुना होगा काल की काली छाया, बोलते हैं ना कि उसके ऊपर काली छाया मंडरा रही है, यानी उसके काल नज़दीक हैं। तो काली छाया, छाया फॉर 46, तो याद रखिएगा कि धारा 46 में किस चीज़ का वर्णन है, मृत्यु का वर्णन है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं धारा 49 की, जिसमें वर्णन है वर्ष, मास, इन सब चीज़ों की, मतलब साल और महीनों के बारे में। आपको पता होगा कि ये जो चीज़ गिनी जाती है आईपीसी के अंतर्गत, ये गिनी जाती है ग्रेगरियन कैलेंडर के अंतर्गत, जिसको बोला जाता है ब्रिटिश कैलेंडर। उसी के अनुसार अदालत में ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार। तो इसको याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्ष शब्द लिखा हुआ है। वर्ष को क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं। ईयर मतलब कान भी तो होता है, और कान में ऊंचा भी सुनते हैं लोग, है ना, कान में ऊंचा भी सुनते हैं, तो ऊंचा फॉर 49। तो ऐसे याद रखिएगा कि धारा 49 में किस चीज़ का वर्णन है, ईयर का वर्णन है। ईयर मतलब वर्ष का वर्णन है, ठीक है। तो याद आ जाएगा आपको कि वर्ष और मास का वर्णन धारा 49 में किया गया है, ठीक है। ट्रिक बनाने में बड़ी दिक्कत होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, ठीक है। तो ट्रिक अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ फुल सपोर्ट करिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहें। तो अब हम लोग बात करते हैं धारा 51 की। धारा 51 में वर्णन है शपथ का। शपथ के बारे में आपको पता होगा कि पहले कोर्ट में क्या होता था कि गीता, कुरान, इन सब से शपथ दिलवाई जाती थी ना, कि मैं गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, ये सब चीज़ें। लेकिन अब क्या हो गया कि शपथ अधिनियम 1973 के अंतर्गत गीता, कुरान को ख़त्म कर दिया गया। मतलब अब इनमें शपथ नहीं दिलाई जाती, बल्कि एक शपथ पत्र सिग्नेचर करवाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। याद करने के लिए ऐसा याद कर सकते हैं कि 51 में शब्द लिखा हुआ है आचवन, ठीक है, या फिर इंकहावन। तो हवन शब्द आपको मिल जाएगा। तो आचमन करते हैं या फिर हवन करते हैं, तो इन सब में शपथ लेते हैं, ये कि हम मतलब बुरे काम नहीं करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, ये सब चीज़ें शपथ से संबंधित है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 51 में किस चीज़ का वर्णन है, शपथ का वर्णन है। दूसरा तरीका भी है कि आप शपथ में सिग्नेचर करते हैं, तो 51 में इंक आवन शब्द लिखा हुआ, यानी इंक आ गया है ना। पहले केवल हाथ रख के कसम कर खाते थे, लेकिन अब इंक का प्रयोग करते हैं, तो इंक फॉर 51। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं धारा 52 की, जिसमें वर्णन है सद्भावना के परिभाषा की। सद्भावना मतलब ध्यान व सतर्कता सहित, ठीक है, ऐसा समझिए। मतलब भावना तो अच्छी है, लेकिन ध्यान और सतर्कता भी उसमें होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप किसी मुजरिम के ही सहायता कर रहे हों। साथ ही साथ धारा 52A में बोला गया है संश्रय की परिभाषा का। संश्रय मतलब अपने आश्रय में समझिए किसी भी अपराधी को कोई ले रहा है, साथ ही साथ उसको भोजन या फिर पेय पदार्थ, वस्त्र या फिर हथियार उपलब्ध करवा रहा है। तो इसके संबंध में भी बताया गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए ऐसा समझिए कि 52 में शब्द लिखा हुआ है भवन, 52 भवन। और अब यहाँ पर देखिए सद्भावना में लास्ट में शब्द क्या लिखा हुआ है, भावना। तो भावना को भवन कर लेते हैं, तो भवन से 52 क्लियर हो जाएगा ना ये। और संश्रय को कर लेते हैं आश्रय, क्योंकि यहाँ पर आश्रय की भी बात हो रही है कि किसी को आश्रय देना, भोजन देना, पानी देना, ये सब चीज़ें तो भवन में ही आश्रय देते हैं। तो भवन फॉर 52। तो ऐसे याद रखिएगा धारा 52 में सद्भावना की परिभाषा और धारा 52A में संश्रय की परिभाषा का वर्णन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने धारा 22 से धारा 52 तक के सभी महत्वपूर्ण जो भी आईपीसी की धाराएं थी उनको याद किया है। अब आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जंगम संपत्ति की परिभाषा आईपीसी के किस धारा के अंतर्गत दी गई है। साथ ही साथ दस्तावेज की परिभाषा का वर्णन किस धारा में है। क्वेश्चन नंबर 3, कपट की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत वर्णित है।
क्वेश्चन नंबर 4, अपराध की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत वर्णित है? तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।